साल 1990 में इंडिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो गया था, जिसके बाद ये अनुमान लगाए जाने लगे कि जल्दी ही इंडियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके उस वक्त के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को संभाला। बट ये इकोनॉमिक क्राइसिस सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, जिसकी वजह थी सद्दाम हुसैन का कुवैत इन्वेजन। 1980 से लेकर 1988 तक इराक और ईरान के बीच में युद्ध चला। इस युद्ध में कुवैत ने इराक की खूब मदद की। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल का भंडार मौजूद है, इसीलिए कुवैत की मदद से इस वॉर में इराक को कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं हुई। बट 1988 में जब वॉर खत्म हुआ तो इराक के सर पर कुवैत का पहाड़ जैसा कर्जा खड़ा हो गया था और अब सद्दाम हुसैन पर यह कर्जा जल्दी से जल्दी उतारने का दबाव बन चुका था। लेकिन पिछले 8 सालों से युद्ध लड़ने के कारण इराक की इकोनॉमी पहले से ही डूब चुकी थी, तो कुवैत का कर्जा चुका पाना नामुमकिन था। बट कुवैत लगातार दबाव बनाता जा रहा था, तो सद्दाम हुसैन ने कुवैत को ही इन्वेड कर दिया। इस इन्वेजन का असर इंडिया समेत पूरी दुनिया पर पड़ा और यहीं से सद्दाम हुसैन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और आगे चलकर जिस अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया था, उसी अमेरिका ने 2003 में इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। नमस्कार, डिप्सन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सद्दाम हुसैन और गल्फ वॉर के बारे में डिस्कस करेंगे। गल्फ वॉर, जिसने अमेरिका समेत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का असली चेहरा दुनिया के सामने लाके रख दिया, जिसने ये बता दिया कि मिडिल ईस्ट में हलचल होने का मतलब है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन को बुलावा देना। गल्फ वॉर, जिसने सद्दाम हुसैन को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया और गल्फ वॉर की वजह से ही आज इराक दुनिया भर के आतंकवादियों का गढ़ बनकर रह गया है। गल्फ वॉर वैसे तो 1990 में स्टार्ट हुआ था, बट इसकी नींव बहुत पहले ही इराक और ईरान में वेस्टर्न कंट्रीज की दखल अंदाजी ने रख दी थी। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही इराक और ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ऑयल रिजर्व्स की खोज हो रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिडिल ईस्ट समेत पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन का दौर भी स्टार्ट हुआ था। यानी अब जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन समेत सभी वेस्टर्न कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस करना था और अब इन कंट्रीज का अपनी कॉलोनीज में लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं बचा था। बट मिडिल ईस्ट के ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल करने में उनका पूरा इंटरेस्ट था। इसी वजह से इन वेस्टर्न कंट्रीज ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को आजादी तो दे दी, बट अपने पपेट मोनार्कीज को वहां पे सत्ता में बैठा दिया और बदले में ऑयल रिजर्व्स का कंट्रोल अपने पास रख लिया। 1932 में ब्रिटेन ने इराक को इंडिपेंडेंस दे दी, बट अपने पपेट मोनार्की हैशमाइट डायनेस्टी को पावर ट्रांसफर की और सारे ऑयल रिजर्व राइट्स अपने पास रख लिए। 1932 से लेकर 1958 तक अपनी पपेट मोनार्की के रूल में ब्रिटेन ने इराक को खूब एक्सप्लॉइट किया, जिसकी वजह से इराक में अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता गया और जिसकी वजह से इराक में काफी सारे रिबेलियन ग्रुप्स पनपने लगे। इराक के लोगों में ब्रिटिश कंट्रोल मोनार्की के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया और इसका फायदा उठाकर 14 जुलाई 1958 को इराकी मिलिट्री के एक ऑफिसर अब्दुल करीम कासिम ने तख्ता पलट कर दिया और इराक को एक मोनार्की कंट्री से बदलकर एक रिपब्लिकन कंट्री बना दिया। इस दिन को बोला गया 14th रेवोल्यूशन। अब गणतंत्र आने के बाद इराक में ब्रिटेन की दखलंदाजी तो खत्म हो गई, लेकिन अब इराक में सिविल वॉर छिड़ गया क्योंकि बहुत सारे गुट अब्दुल करीम कासिम के प्रेसिडेंट बनने से खुश नहीं थे और इस सिविल वॉर ने इराक में कई सारे तानाशाहों को जन्म दिया। 1963 में अब्दुल सलाम आरिफ, 1966 में अब्दुल रहमान आरिफ, 1968 में अब्दुल हसन अल बकर और फाइनली 1979 में सद्दाम हुसैन इराक के तानाशाह बने। सद्दाम हुसैन बाथ पार्टी के लीडर थे, जो कि एक सुन्नी मुस्लिम्स की पार्टी थी, बट इराक में ज्यादातर पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की थी। सद्दाम हुसैन ने पावर में आते ही शिया मुस्लिम्स के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने शिया मुसलमानों को मरवाना शुरू कर दिया। 1982 में सद्दाम हुसैन ने एक साथ 148 शिया मुस्लिम्स को मरवा दिया, जो कि आगे चलकर सद्दाम हुसैन की फांसी का कारण भी बना। इत्तेफाक से सद्दाम हुसैन के पावर में आते ही इराक के पड़ोसी देश ईरान में भी सद्दाम हुसैन जैसा ही एक कट्टर और क्रूर शासक पावर में आया, जिसने सद्दाम हुसैन की नींद उड़ा के रख दी और वो शासक था रोहेला खोमैनी। जिस तरह से इराक में ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस था, उसी तरह से ईरान में अमेरिका का इन्फ्लुएंस था। ईरान में पहलावी डायनेस्टी का रूल चलता था, जो कि अमेरिका की पपेट मोनार्की मानी जाती थी और ईरान की ऑयल रिजर्व्स पे अमेरिकन कंपनीज का कंट्रोल था। बट ईरान में पहलावी डायनेस्टी और अमेरिका के खिलाफ विरोध का कारण था ईरान में बढ़ता मॉडर्नाइजेशन। 1925 में रजा शाह पहलावी ने ईरान की कमान संभाली। रजा शाह पहलावी मॉडर्न थॉट्स और सेकुलर विचारों वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने ईरान में मॉडर्नाइजेशन की नींव रखी। रजा शाह पहलावी ने ईरान में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए, उन्हें हिजाब पहनने के रूल से मुक्ति दिलाई। उन्होंने ईरान में इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और सिनेमास डेवलप किए और उनकी इसी सोच को उनके डिसेंडेंट्स मोहम्मद रजा पहलावी और शाह रजा पहलावी ने भी आगे बढ़ाया। 1979 तक ईरान एक आजाद विचारों वाला लिबरल देश था, जहां किसी भी तरह की कोई भी फाउंडेशन नहीं थी। बट पहलावी डायनेस्टी के ये विचार उलेमा वर्ग यानी मौलवियों को पसंद नहीं आए। उन्हें पसंद नहीं आया कि महिलाएं बिना हिजाब के घूमें, उन्हें
उन्हें पसंद नहीं आया कि ईरान में इस्लामिक एजुकेशन की जगह मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। उलेमा वर्ग चाहता था कि ईरान में शरिया लॉ को इम्पोज किया जाए और इसलिए कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले लोग पहलवी डायनेस्टी का विरोध करते थे और उनके सबसे बड़े लीडर थे रुहोल्लाह खोमैनी। खोमैनी लगातार पहलवी डायनेस्टी और अमेरिका के खिलाफ भाषण देते रहते थे और वो ईरान में काफी पॉपुलर हो चुके थे। पहलवी डायनेस्टी के आखिरी रूलर शाह रजा पहलवी ने उन्हें देश निकाला दे रखा था, बट खोमैनी का इन्फ्लुएंस इतना था कि वो बाहर रहकर भी ईरान में प्रोटेस्ट को कंट्रोल करते थे। 1979 में खोमैनी ईरान वापस लौटे और उनके आते ही ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने पहलवी डायनेस्टी को सत्ता से हटा दिया और रुहोल्लाह खोमैनी बने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पहले प्रेसिडेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि रुहोल्लाह खोमैनी के ईरान के प्रेसिडेंट बनने से सद्दाम हुसैन को क्या तकलीफ थी। दरअसल ईरान और इराक दोनों ही शिया मेजोरिटी देश थे, वहीं सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मुसलमान थे। खोमैनी के सत्ता में आने से सद्दाम हुसैन को लगा कि अगर इराक में भी ईरान की तरह इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया तो उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा और वहीं खोमैनी ने भी सत्ता में आते ही सद्दाम हुसैन के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। खोमैनी ने अपने बयानों में इराक में हो रहे शिया मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का जिक्र किया और सद्दाम हुसैन की निंदा की। वहीं खोमैनी ने अमेरिका को भी अपना दुश्मन बना लिया था बिकॉज उनका सारा करियर अमेरिका की खिलाफत पे टिका था, इसलिए उन्होंने सत्ता में आते ही अमेरिकन कंपनीज को भगा दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। एक तरफ सद्दाम हुसैन की इनसिक्योरिटी थी और दूसरी तरफ अमेरिका की दुश्मनी, इसलिए अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मोहरा बनाया और उसे ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया। 1980 में बॉर्डर डिस्प्यूट्स और सिक्योरिटी इश्यूज का बहाना बनाकर सद्दाम हुसैन ने ईरान को इन्वेड कर दिया। ईरान पहले से ही अनस्टेबल कंडीशन में था और ऊपर से यूएसए ने भी ईरान पे सैंक्शंस लगा रखे थे, तो सद्दाम हुसैन को लगा कि वो लगभग 2 हफ्तों में ही ईरान को जीत लेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ईरान ने ही इराक के ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से इराक को काफी नुकसान हुआ। अब सद्दाम हुसैन ने यूएसए से बोलकर युद्ध रुकवाने को कहा और यूएसए भी नहीं चाहता था कि उसका दुश्मन देश ईरान इस युद्ध में जीत जाए, इसलिए यूएसए ने यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास करवाया ताकि इराक ईरान वॉर को रुकवाया जा सके, बट ईरान ने इस रेजोल्यूशन को नहीं माना और इराक पर अटैक जारी रखा। ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चला और इस युद्ध में दोनों देशों के लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और दोनों देशों ने इस युद्ध में $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान उठाया। 1988 में जब दोनों ही देशों को इस युद्ध से कुछ नहीं हासिल हुआ, जब दोनों ही देशों की इकोनॉमी बिखर चुकी थी, तब जाके दोनों देशों ने युद्ध विराम के रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। ईरान ने ये युद्ध अपने दम पे लड़ा था, जबकि इराक ने यूएसए, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे देशों से कर्जा लेकर ये युद्ध लड़ा था और इस कर्जे में एक बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया और कुवैत का था। इराक की इकोनॉमी लगातार सिविल वॉर्स और युद्ध के चलते काफी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए ये कर्जा चुका पाना इराक के लिए नामुमकिन था। अब सद्दाम हुसैन के पास 2 रास्ते थे कि या तो वो सीधे तरीके से अपनी इकोनॉमी को संभाले और कर्जा चुकाए, और या तो फिर वो कुवैत और सऊदी अरब को ही इन्वेड कर दे, और सद्दाम हुसैन ने दूसरा रास्ता चुना। सद्दाम हुसैन ने इन्वेड करने के लिए पहले कुवैत को चुना बिकॉज कुवैत इराक के मुकाबले काफी छोटा देश था और इराक ने कुवैत को हमेशा से ही अपनी ही टेरिटरी माना था, इसीलिए कुवैत को इन्वेड करने का पहला रीजन था बॉर्डर डिस्प्यूट्स और दूसरा रीजन सद्दाम हुसैन ने ढूंढा ऑयल प्राइसेस मैनिपुलेशन के रूप में। सद्दाम हुसैन ने कुवैत पे आरोप लगाया कि कुवैत तय लिमिट से ज्यादा ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से इराक को हर साल लगभग $7 बिलियन का नुकसान हो रहा है, और सद्दाम हुसैन के इस आरोप को ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने मान भी लिया। ओपेक के इस कंफर्मेशन के बाद सद्दाम हुसैन ने कुवैत से $10 बिलियन का हर्जाना मांगा, बट कुवैत ने सिर्फ $500 मिलियन चुकाने का प्रस्ताव रखा और इसी बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड कर दिया, जहां से शुरू हुआ गल्फ वॉर। 2 अगस्त 1990 को इराकी सेना ने कुवैत पे हमला कर दिया। अचानक रात को इराक के 1.5 लाख सैनिक कुवैत में घुस आए। कुवैत की आर्मी में सिर्फ 17,000 सैनिक थे, जिनके लिए इराकी सेना को रोक पाना नामुमकिन था, और कुछ ही देर में इराकी सेना ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन के कुवैत पे इन्वेजन से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया बिकॉज मिडिल ईस्ट के और भी देशों को लगा कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन ने कुवैत को इन्वेड किया है, इसी तरह से वो जल्दी ही दूसरे देशों को भी इन्वेड कर सकता है। एंड बिकॉज मिडिल ईस्ट से ही पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई होती है, इसीलिए मिडिल ईस्ट में हुई क्राइसिस की वजह से पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, जिससे पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आ गया। सद्दाम हुसैन के इस इन्वेजन से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा सामने आया बिकॉज अमेरिका ने अपने फायदे के लिए सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया को इकोनॉमिक रिसेशन झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने अपनी इस गलती को छुपाने के लिए यूएन में एक रेजोल्यूशन पास करवाया, जिसके बाद अमेरिका ने 42 देशों की आर्मी खड़ी की सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकालने के लिए, और इस ऑपरेशन
को नाम दिया गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इराक जो कि पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ था, वो इस कोएलिशन फोर्स के सामने नहीं टिक पाया और 28 फरवरी 1991 को इराकी सेना को कुवैत छोड़कर भागना पड़ा। गल्फ वॉर में इराक का लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका था और गल्फ वॉर के बाद इराक अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन बन चुका था। इसके बाद अमेरिका ने जो किया, उसने तो इराक को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। 2003 में यूएसए ने इराक को इन्वेड किया। यूएसए ने मुद्दा बनाया कि सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तैयार कर रहा है, जिससे पूरी ह्यूमैनिटी को खतरा है। इस मुद्दे को बहाना बनाकर यूएसए ने इराक को इन्वेड किया और सद्दाम हुसैन को मरवा दिया। इसके बाद इराक में सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसकी वजह से इराक में एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया, जिसका फायदा उठाकर अब तक के सबसे बड़े आतंकी संगठन ISIS यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने इराक पर कब्जा कर लिया। बट आज तक भी अमेरिका इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फैक्ट्री होने का सबूत नहीं दे पाया है। There were no weapons of mass destruction. और आज भी इराक के लोग पहले से भी कहीं ज्यादा दयनीय हालातों में रह रहे हैं। अमेरिका के इराक इन्वेजन में लगभग 1.5 लाख इराकी सिविलियंस मारे गए, सिर्फ सद्दाम हुसैन और अमेरिका की दुश्मनी की वजह से। सद्दाम हुसैन में लाख बुराइयां थी, लेकिन आज ISIS के अंडर में जिन हालातों में इराक है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर इराक सद्दाम हुसैन के अंडर था। अमेरिका के इंटरफेरेंस ने इराक को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया।